सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, चलो तो मैं आपको यहाँ पर एक कैलकुलेशन दिखाने जा रहा हूँ। कल जो हमारा पेंडिंग रह गया था वो एक छोटा सा कैलकुलेशन हम लोग आज कंप्लीट करते हैं और फिर छोटे मोटे ग्रुपिंग आज डिस्कस करेंगे बीच में। और उसके अलावा आज मेन जो रहेगा हमारा टारगेट क्लास का दैट इज प्रैक्टिस। अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस अपन आज मॉड्यूल में जाएंगे। सबसे पहले टुडेज टारगेट विल बी मॉड्यूल क्वेश्चंस। सो मॉड्यूल क्वेश्चंस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस से देख लेंगे, मतलब वहां पर क्या है वो ट्रेडिंग पीएनएल के क्लोजिंग एंट्रीज पूछे हुए हैं और ऐसे क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वी विल जस्ट सी। हम लोग एक बार ओरल डिस्कस करके सिर्फ चेक कर लेंगे, उसको लिखेंगे नहीं, लिखने में बहुत टाइम लगेगा, उतना टाइम नहीं देंगे अपन। ठीक है, और एक जंबो क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में। ठीक है, गावस्कर विश्वनाथ वाला, वो सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एक छोटा सा चीज जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कमीशन। तो मैंने कल आपको क्या बताया था? मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग मैनेजर अपॉइंट करते हैं, मैनेजर अपॉइंट करके मैनेजर को दिया जाता है कमीशन। ठीक है, अब ये कमीशन कैसा रहेगा? कमीशन कैन बी, बेसिकली कमीशन इज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ऐसा क्यों दिया जाता है? ताकि मैनेजर प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करे, वो अपनी कमीशन बढ़ाने की कोशिश में वो प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसी की कोशिश चलती है। तो अब कौन सा प्रॉफिट? तो भाई साहब देखो, हम जब पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल, सेल्स में से सीओजीएस माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से अपन दुनिया भर के एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, ये सब माइनस करने के बाद एक प्रॉफिट बचता है। बराबर? अब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद एक प्रॉफिट बचता है, सारे एक्सपेंसेस एक्सेप्ट कमीशन। ठीक है, ऑल अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट कमीशन माइनस करके जो प्रॉफिट बचा, इस प्रॉफिट को मैं कहूंगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ठीक है, देखो मैं यहां पे आपको इसे लिख के बताता हूं। ठीक है, यहां पे अगले पेज में आपको कॉपी द कैलकुलेशंस दिखाई दे रहा होगा। इसमें पूरा पेज आपको अच्छा खासा लिखना है, इसलिए थोड़ा फॉन्ट साइज एकदम फैला के मत रखना। ठीक है, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी, तो फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा ही रखना। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं। ठीक है, सेल्स माइनस सीओजीएस, देख रहा हूं मैं छोटा करके लिख रहा हूं, इसे मैं फॉन्ट साइज छोटा ही रख रहा हूं यहां पे। ओके, सेल्स माइनस सीओजीएस, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं माइनस कर रहा हूं, मैं ऐसा लिख रहा हूं एस जी ए। ठीक है, एस जी ए मतलब सेलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस। ठीक है, ये सब माइनस करने के बाद जो बचा, इसे मैं कहूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओपी का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से मैं माइनस कर रहा हूं, पहले प्लस कर रहा हूं अदर इनकम। ठीक है, और माइनस कर रहा हूं अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जो बचा दिस इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस नेट प्रॉफिट को मैं कहूंगा बिफोर कमीशन। ठीक है, इसमें से जब मैं माइनस करूंगा कमीशन, तो जो बचता है दिस इज द अगेन नेट प्रॉफिट, बट दिस इज आफ्टर कमीशन। ठीक है, मैं इसी अमाउंट को कहूंगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन, जिसमें से कमीशन माइनस करने पे जो बचा दिस इज द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ठीक है, हाँ एक मिनट।
चलो मैं इसी चीज को फिर से एक बार कह रहा हूं, लेकिन इस बार मैं इसे टी फॉर्मेट में लिख रहा हूं, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने की जगह। तो देखो मैं सेम चीज लिख रहा हूं फिर से। इस बार मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं पहला टी, पहले टी में मैंने लिखा सेल्स माइनस COGS, यह हमारा टी फॉर्मेट है, सेल्स माइनस COGS, क्या मिला, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी अभी अपन थोड़ी ही देर में आज ही आएंगे डिस्कशन में, आज ही करना अपने को। ठीक है, ओके। अब इसके नीचे मैंने बनाया एक और टी। ठीक है, इस टी में मैं लेके आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसे यहां ला लिया मैंने। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया मैंने SGA, यानी सेलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस। ठीक है, तो जो बचा इसको मैंने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैंने एक और टी बना लिया, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब मैंने इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहां ला लिया, यहां मैंने ऐड किया अदर इनकम, यहां पे लिख देता हूं भाई नहीं तो गड़बड़ होगा, अदर इनकम, और माइनस किया अदर एक्सपेंस। ठीक है, तो जो बचा दिस इज कॉल्ड एज द प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब मैंने एक और टी बना लिया। ठीक है, यहां मैं ले आता हूं इस प्रॉफिट बिफोर कमीशन को, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ठीक है, जिसमें से कमीशन माइनस करने के बाद जो बचता है यह है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ठीक है, अब हमने ये सब क्यों कैलकुलेट किया, हमने इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि देखो भाई कमीशन देना है अपने को, प्रॉफिट पे देना है। अब कौन सा प्रॉफिट पे, नॉर्मल स्पिंकिंग, नॉर्मल थिंकिंग ऐसा होता है कि सर जो नेट प्रॉफिट कमाया उस पे देंगे। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, एक जो कमाया है बिजनेस ने बिफोर एडजस्टिंग द कमीशन, और दूसरा जो ओनर के जेब में जाने वाला है। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉफिट बिफोर कमीशन, दिस इज द फाइनल प्रॉफिट दैट इज लेफ्ट इन द बिजनेस। ठीक है, बिफोर एडजस्टिंग कमीशन। तो भाई जितना प्रॉफिट इसने बिजनेस के लिए कमा के दे दिया मैनेजर ने, उसके ऊपर उसको कुछ परसेंटेज कमीशन दे दो। सो दिस इज कॉल्ड एज कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग द कमीशन। जो भी बिजनेस ने कमाया उसमें कुछ परसेंटेज। लेकिन कभी कभी ओनर कहता है नहीं भाई साहब वो तो बिजनेस ने कमाया, मैंने तो नहीं कमाया, भाई कमीशन भी तो मेरा खर्चा है, आफ्टर ऑल कमीशन इज ऑल्सो माई एक्सपेंस। तो मैं ये कमीशन तुझे देने के बाद मेरे जेब में कितना बचा इसका कुछ परसेंटेज मैं तुझे दूंगा। नाउ दिस इज मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसी को कहा जाता है कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, दिस इज द थिंग जिसके पीछे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब इसी कंफ्यूजन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं अभी आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जहां पे कुछ कुछ चेंजेस करने जाऊंगा मैं। आप लोग उस स्लाइड को यहां पे कॉपी कर सकते हो, मेरे हिसाब से कॉपी पहले नहीं करना, सबसे पहले आप उसको समझ लो। मैं वो स्लाइड्स में आपको दिखा रहा हूं चीजों को, आप समझ लो। उसमें मैं दो चीजें सुपर इजी दिखाने वाला हूं जो दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सो दो चीजें बहुत इजी है तो वो देख लो पहले, उसके बाद दो चीजें ऐसे दिखाऊंगा जो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, उसको चाहो तो लिख लेना। तो अभी देखो आराम से क्या हो रहा है, व्हाट आई एम शोइंग इज दिस टी अकाउंट, दिस इज द टी अकाउंट। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पे तीन चीजें लिख दी है। प्रॉफिट बिफोर कमीशन मान लो 500 रुपए, मान लो ऐसा। ठीक है, जिसमें से मैंने कमीशन दिया 100 रुपए, मान लो ऐसा। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना बचा, 400 रुपए। मैंने कुछ फिगर्स ले लिए ताकि हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके सब चीजों को प्रॉपरली कैलकुलेशन सीख पाए। ठीक है, ये समझ गया, ओके। अब कैन आई से कि मैं कमीशन को, कमीशन, ठीक है, इसके ये दो चीजों के बीच में, प्रॉफिट बिफोर कमीशन और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ये दो चीजों के बीच में, तो मैं कमीशन को दोनों से रिलेट कर सकता हूं। सो अगर मैं पहले कमीशन को रिलेट करूं विद से प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है, अगर मैं ऐसा रिलेट करूं तो कैन आई से कि कमीशन अपॉन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज 100 अपॉन 400।
इसी को मैं कह सकता हूं 1/4 या 25%, चलेगा? सो मतलब क्या हुआ कि कमीशन इज 25% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। जमा? अब इसी तरह से कहना है कि मैं कमीशन को प्रॉफिट बिफोर कमीशन से भी रिलेट कर सकता हूं, बराबर? अगर ऐसा कह रहा हूं तो कमीशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर कमीशन विल बी 100 डिवाइडेड बाय 500। इसी को मैं कह सकता हूं एज 1/5 या 20%, बराबर? यानी मेरा कंक्लूजन क्या हुआ? कैन आई से दैट कमीशन इज ईदर 25% और 1/4 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, या कमीशन इज ऑल्सो 20% और 1/5 ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मैं कुछ अलग नहीं कह रहा हूं, मैं वही चीज कह रहा हूं, बस मैं कमीशन को दो अलग अलग चीजों से रिलेट कर रहा हूं। क्या ये बात गया दिमाग में सबके? एवरीवन? वेरी गुड। अब इसी चीज को यूज करके मानो क्या मतलब इंस्टीट्यूट क्या करता है, इंस्टीट्यूट हमें दो चीजें देता है और तीसरा चीज हाइड कर देता है, ठीक है? ये रेशियोज का यूज करते हुए वो क्या करता है, हमें दो चीजें देता है और एक चीज हाइड करता है। दो चीजें मतलब एक अमाउंट देगा और एक रेशियो देगा और बोलेगा तीसरा ढूंढ के दिखाओ। दिस इज द एडजस्टमेंट, नथिंग एल्स, ठीक है? तो देखो मैं आपको सिचुएशन क्रिएट करके दे रहा हूं। सिचुएशन कैन बी इजी, कैन बी ट्रिकी। तो देखो अभी पहला सिचुएशन कुछ ऐसा है, मान के चलो कि मुझे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दे दिया है, मान लो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है 400, मान लो ऐसा, ठीक है? और कमीशन दिया है एज 25% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो ये है कि जल्दबाजी में भागने का नहीं, पहले देख लो कि क्या दिया है, ठीक है? आपने को क्या एग्जैक्टली दिया हो उसको स्टडी कर लो, समझ लो और उसके बाद आगे बढ़ो। देखो आपने को क्या दिया है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दिया है और कमीशन कैसा है, 25% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अगर ऐसा ही है तो कहने से कि अपन प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकाल सकते हैं। जरा दिमाग लगाओ, प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होना चाहिए? मैंने आपको प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दे दिया और कमीशन कैसा कर रहा हूं, कमीशन इज 25% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन और मैंने आपको प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दे दिया है, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कैसे निकलेगा? 25% किसका निकालेंगे? डायरेक्ट 400 का 25% निकालेंगे, क्योंकि भाई उसी से तो रिलेट किया हुआ है कि नहीं? तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कहना से होना चाहिए 400 प्लस 25%, ऐसे ही होना चाहिए, नॉट 100। सोच के देखो, कमीशन शुड बी 100, आई एग्री, लेकिन मैं कह रहा हूं प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होना चाहिए, ऐड करेंगे, बराबर? तो मैं प्रॉफिट बिफोर कमीशन की अगर बात कर रहा हूं तो ऐसा कुछ होना चाहिए 400 प्लस 25%, यानी ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 500, यानी कमीशन कितना होना चाहिए, 100, ठीक है? ये तीनों ही मुझे मिल गए। मुझे दो चीजें दिए थे, एक अमाउंट और एक रेशियो, मैंने तीनों ढूंढ के निकाल लिए। तो यही होने वाला है एग्जाम में, ये हमें कोई भी एक अमाउंट दे देंगे और कोई भी एक रेशियो दे देंगे, उसकी मदद से हमें तीसरा मतलब बाकी सारे हिडन फिगर्स ढूंढ के निकालने हैं। अब मैं एक और सिचुएशन दे रहा हूं, नेक्स्ट सिचुएशन देखो कुछ ऐसा है, आपको प्रॉफिट बिफोर कमीशन दे दिया है, ये सबसे कॉमन सिचुएशन है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन दे दिया है 500 और मैंने कमीशन दिया कैसा, एज अ रेशियो ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बराबर? अगर ऐसा कह रहा हूं तो क्या आप कमीशन निकाल सकते हो? अभी कमीशन कितना होगा बताइए? सीधा सीधा 20% ऑफ 500, 100 आ गया ये, बराबर? अगर ये आया है तो फिर कहने से कि प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी मिल जाएगा, कितना होगा, 500 माइनस 100, 400, इजी है ये, ठीक है? ये सबसे कॉमन सिचुएशन है, ओके ओके। अब इंस्टीट्यूट को कॉमन सिचुएशन पसंद नहीं आते, इजी सिचुएशन पसंद नहीं आते, तो अपने को घुमाता है। तो कैसे घुमाएगा? नेक्स्ट सिचुएशन देखो आपको क्या दिया है, ठीक है? एक मिनट, ये तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आया, ये है नेक्स्ट सिचुएशन। क्या दिख रहा है आपको? आपको मैंने दे दिया प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 400 और मैंने कैसे डिफाइन किया कमीशन को, देखो इट इज 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है? अब सबसे कॉमन गलती यहां क्या होती है, हम बोलते हैं, हम लोग पढ़ते नहीं, हमारा ध्यान होता नहीं, दिमाग में लग चुका होता है वायरस लास्ट 3 घंटे में, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 20% ऑफ 400, 20% ऑफ 400 बोले तो 80, तो 400 प्लस 80 प्रॉफिट बिफोर कमीशन होगा 480। कौन सी बड़ी बात है, सिंपल तो है नहीं? कहां प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में आ रहा है? यहां पर कमीशन इज डिफाइंड एज 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड व्हाट इज गिवन इज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो हमें पढ़ लेना है कि क्या दिया है सबसे पहले,
ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम प्रॉफिट बिफोर कमीशन तक कैसे पहुंचे? ओके, तो इसका मैथमेटिकल रास्ता है और कैलकुलेटर वाला रास्ता भी है। तो कैलकुलेटर वाला रास्ता क्या है? प्रॉफिट बिफोर कमीशन विल बी कैलकुलेटेड एज दिस। क्या है ये? चलो अपना कैलकुलेटर ले लो। What you should do is you should press 400 first, यानी प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। फिर अपन ने MU कमांड दे दिया, MU कमांड देते स्क्रीन में MU आ गया। उसके बाद प्रेस कर दो 20%। क्षमा, दिस इज द कैलकुलेटर ट्रिक जिससे आंसर आ जाएगा। ओके, इसके लिए मैं रुक रहा हूं, अगर इसको लिखना है तो लिख लो। बाकी तो इजी था, इसके पहले जो मैं दिखा रहा था बाकी इजी था। बाकी में मुझे नहीं लगता आप गलती करोगे, लेकिन ये थोड़ा है ना। बट दिस सिचुएशन इज ऑल्सो रेयर। एक सिचुएशन जो मैंने कॉमन बताया था, उसके अलावा नेक्स्ट कौन सा आने के चांसेस है? दैट विल बी द नेक्स्ट सिचुएशन। ठीक है, ये हो गया लिखना। वही करने जा रहा हूं नेक्स्ट। ठीक है, हो गया लिखना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर कमीशन तो मिल जाएगा यहां से, इससे आ गया प्रॉफिट बिफोर कमीशन 500 बराबर। अब नेक्स्ट, अब मान के चलो आपको दिया है प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड आपको दिया है कमीशन एज 25% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। दिस इज द सेकेंड वेरी कॉमन सिचुएशन। इसके पहले जो मैंने आपको कहा था वो क्या था? कमीशन को डिफाइन किया था एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और अभी वाले में कमीशन को डिफाइन किया एज प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, एंड व्हाट इज गिवन टू यू इज द प्रॉफिट बिफोर कमीशन। दीज टू सिचुएशंस आर द मोस्ट कॉमन सिचुएशंस। ठीक है, ऐसे में क्या करना? अब मुझे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकालना है, तो मैं निकाल लूं 25% ऑफ 500। ये सबसे कॉमन गलती है, यही करते हैं हम लोग, और एग्जाम के बाद हम लोग कॉन्फिडेंट है कि मैं तो सही हूं सर, मैं तो 100% सही हूं। ठीक है, फिर जब मार्क्स कट जाते पता नहीं कहां मार्क्स काट दिए, तो ये गलत है, हम गलती कर रहे हैं, ये बात हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अभी कैसे करना है? यहां पर ऐसे में प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला है, लेकिन इस बार एक माइनस साइन का यूज किया जाएगा। देखो क्या है, क्या दिख रहा है वहां पे? 500 MU माइनस 25%। अब ये कैसा है? ये टाइप करने का तरीका है जो मैं आपको सिखा रहा हूं अभी। देखो कैसा करना है। आप पहले प्रेस करोगे 500, प्रेस किया, अब दबाओ MU। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं जाना, MU दबाया, अब 25। ठीक है, फिर कैलकुलेटर में प्लस ऑब्लिक माइनस वाला बटन है, उसको प्रेस करो, प्लस ऑब्लिक माइनस वाले बटन को, तो ये -25 हो गया। अब प्रेस करो परसेंटेज। फिर से बताऊं क्या करना है हमें? पहले प्रेस किया 500, फिर प्रेस किया MU, फिर 25, फिर प्लस ऑब्लिक माइनस,
जिससे 25 के आगे एक माइनस साइन आ गया, अब परसेंटेज आया। दीज आर द ट्रिक्स जिससे आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जमा। चलो इसको भी लिख लो। हो गया? चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? इसकी मदद से प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले अगर वहां पे जगह है तो वहीं पे लिख लो, नहीं है तो अलग से रजिस्टर में लिख लेना, ठीक है? हाँ जी, डायरेक्ट कैसे? क्वेश्चन पढ़ लो फिर बोलो। क्वेश्चन में घुमा रहे अपने को दे रहे कुछ और, ठीक है? चलो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि देखिए, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, इससे यहां पे सब डेसिमल्स में आएगा। हाँ, मैं कोई पहले से कैलकुलेट करके नहीं रख रहा हूं, जस्ट डेसिमल्स में आएगा। मान लो ये है 6,20,000 प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कमीशन इज 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है? देखो आपको कैलकुलेटर पे तो मैंने बताया कैसे करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड अकाउंट्स। मैथ्स में एमसीक्यू बेस्ड है, कैसे कर रहे हो डजंट मैटर, आपने कर लिया, आंसर आ गया, काम खत्म। अकाउंट्स में यही एक प्रॉब्लम है, आपको लिखना पड़ेगा। आपने कैसे कैलकुलेट किया, अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये एक अपना प्रॉब्लम है, ठीक है? और अगर अपन ने ये बता दिया सर मैंने कैलकुलेटर पे ऐसे ऐसे निकाला, वो एक्सेप्ट नहीं करते हुए लोग, ठीक है? तो हमें थोड़ा ना थोड़ा ये वर्किंग दिखाना पड़ेगा, ठीक है? पहले आप लोग ट्राई करो एक बार, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। और कमीशन सीधा सीधा होगा ना हर्ष, 5% ऑफ 6,20,000 सीधा सीधा कमीशन है। नहीं, इस बार नहीं, राइट? इट इज 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, और जो दिया है वो है प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है, तो कमीशन कितना है? ठीक है, मैं भी एक बार कर लेता हूं।
6,20,000 प्रेस किया, मतलब अपने कैलकुलेटर से आंसर डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर से आप क्रॉस चेक जरूर कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपने को एग्जाम में दिखाना पड़ेगा ये, ठीक है? तो 6,20,000 MU 5 प्लस ऑब्लिक माइनस परसेंटेज, ठीक है? इससे मुझे मिल गया मेरा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन विच इज 5,90,476 बराबर। तो फिर कमीशन कितना हो जाएगा? कमीशन हो जाएगा 29,524 बराबर। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे सर? ऐसे में क्या करना पड़ेगा, देखो देखना कि अपने को कमीशन को कैसे डिफाइन किया है, एज 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। सो लेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बी एक्स। अब यहां पे दो तरीके, एक साइंस वाला एक कॉमर्स वाला, ठीक है? दोनों में करते सेम चीज है, एग्जैक्टली सेम, लेकिन एक साइंस वालों को अच्छा लगता है और एक कॉमर्स वालों को अच्छा लगता है, ठीक है? साइंस वालों को उनके एक्स को याद करना बहुत, आई मीन टू से साइंस वालों को एक्स के सहारे आगे बढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है? कॉमर्स वाले एक्स को याद नहीं करना चाहते, हम भूल चुके हैं एक्स को, ठीक है? तो कॉमर्स वाले एक्स की जगह ला लेते हैं 100 और उसके बेसिस में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? दोनों में है सेम, दोनों में ही कुछ ना कुछ अपन एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो अभी दोनों तरीका बता रहा हूं, पहले एक्स वाला बता रहा हूं, उसके बाद 100 वाला बता रहा हूं। दोनों में मैंने क्या किया, लेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी एक्स या लेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी 100, ठीक है? अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको यह भी समझाता हूं। यही 100 वाला टेक्निक, मतलब अलग अलग जगह पे, आई डोंट नो, रैंडम 11 12 में क्या होता है, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग शॉर्टकट्स डेवलप हो गए और अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बता के अपने को आदत भी वैसे पड़ गई है। अब यही 100 वाला टेक्निक अगर मैं पार्टनरशिप में यूज करूंगा, जहां पे हम लोग रेशियोज पढ़ते हैं, तो वहां अपने को अलग लगेगा, क्योंकि वहां पर अपन ने कुछ और पढ़ा है, वहां पे कुछ और स्टेप्स याद करके आए हैं, ठीक है? तो ये मुझे नहीं समझ में आता है 11 12 में ऐसा मल्टीपल क्यों कर देते यार, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते? जैसा है वैसा ही रखो, सीधा सीधा, ठीक है? एनीवेज चलो, लेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बी एक्स, देन कमीशन विल बी, यहां पे कह दूं 5% ऑफ एक्स, 5% ऑफ एक्स यानी मैं ऐसा लिख दूं 0.05 एक्स, चलेगा? और इसी का मतलब अगर मैं x को 100 मान रहा हूं तो कमीशन हो जाएगा 5% ऑफ 100 यानी 5, करेक्ट? सो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होगा? ये बात मुझे समझना होगा कि भाई ये ऐसा अगर कंफ्यूजन हो ना, ये टी अकाउंट बना लेना, इधर पीबीसी है, इधर सी है, इधर पीएसी है, तो पीबीसी इज व्हाट? कमीशन प्लस पीएसी, ये ध्यान रखना, ना तो पीएसी में से कमीशन माइनस कर दोगे आप, ठीक है? सो व्हाट इज पीबीसी? पीबीसी इज एक्स प्लस 0.05 एक्स, या पीबीसी इज 100 प्लस 5, ठीक है? बस अब मुझे पीबीसी तो मालूम है, इसको रिलेट करना है, आ जाएगा आंसर, ठीक है? तो देखो भैया यहां पे कैसे रिलेट करना है, सबसे पहला तरीका में सीधा सीधा x प्लस 0.05 x इज इक्वल टू 6,20,000, therefore 1.05 x is equal to 6,20,000, therefore x is equal to 6,20,000 divided by 1.05, ये आ गया 5,90,476, यही आया था ना आंसर हमारा? ये क्या है? दिस इज द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, therefore हाँ वो तरीका बिल्कुल सबसे बेस्ट है, वो तरीके से अच्छा कोई तरीका है ही नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अकाउंट्स इज सब्जेक्टिव, उसमें कैलकुलेटर ट्रिक लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है? ये सेम चीज हर सब्जेक्टिव पेपर का ड्रॉबैक है, लॉ में भी है, अकाउंट्स में भी है, और अगर ये एमसीक्यू बेस्ड हो जाता तो इट वुड हैव बीन हेवन। अकाउंट्स में ऐसे ऐसे कैलकुलेटर ट्रिक्स है जो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, आपके 15 मिनट वाले क्वेश्चंस 30 सेकंड्स में सॉल्व हो सकते हैं, ऐसे कैलकुलेटर ट्रिक्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग वो नहीं कर सकते ना, अपने को तो लिखना पड़ेगा, ठीक है? और सही भी है ना, लिखने का टेक्निक सीखना जरूरी है ना हमारे लिए, आगे चल के यही काम करना है हम लोगों को, क्लाइंट यही काम लेके आएंगे हमारे पास, राइट? सीखना तो जरूरी है। सीपीटी में पहले पहले अकाउंट्स भी एमसीक्यू बेस्ड था, मालूम होगा आप लोगों को, ठीक है? तो
तो मैंने पूरे ट्रिक्स डेवलप किए थे और वो सिखाया भी था और उससे सब अच्छा भी होता था, लेकिन पॉइंट ये है कि बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इस बात को लेके कंप्लेन किया कि सर जो फाउंडेशन क्लियर होके आ रहे हैं दे आर नॉट क्वालिटी क्राउड, क्योंकि उनको ट्रिक्स मालूम है, उनको ये नहीं मालूम कि लिखना कैसे है, तो फिर आर्टिकलशिप पे दिक्कत जाती है, इसलिए वो चेंज किया गया फिर। ठीक है, चलो एनीवेज, तो कमीशन कितना होगा 6,20,000 माइनस 5,90,476, यानी कितना 29,524 कर देते हैं। ठीक है, और अगर ये 100 वाले टेक्निक से जाओ तो फिर थोड़ा सा अपने को यहां पे ऐसा करना पड़ेगा कि जब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन या जब प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 105 तब कमीशन इज 5, तो जब प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 6,20,000 तो कमीशन होगा कितना, तो यहां पर आंसर आएगा 6 लाख, यहां पर डायरेक्ट मैं कमीशन निकाल रहा हूं 6,20,000 इंटू 5/105, इससे मुझे कमीशन उतना ही मिलेगा। देखो कितना आ रहा है, 29,524। तो इन दोनों में से किसी एक टेक्निक को मुझे वर्किंग नोट में दिखाना होगा अनफॉर्चुनेटली, तभी जाके मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं, वन मोर। कौन सा, एक्स वाला 100 वाला? हाँ, वो कोई कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज नहीं नहीं नहीं, इट इज ओनली वन थिंग, आदत। अगर 11th-12th में कॉमर्स वालों को एक्स बता दिया जाता तो आपको एक्स अच्छा लगता था, आपको 100 बताया गया है, आपको 100 अच्छा लगेगा, डिपेंड करता है, सबका अपना अपना एक ये हो जाता है, आदत की बात है, नथिंग एल्स। अब मैं ये बता देता हूँ, ये 100 अच्छा लग रहा है, ये 100 आपको कंसाइनमेंट में भी अच्छा लगेगा, ये 100 आपको इन्वेंट्री में भी अच्छा लगेगा, ये 100 आपको सब जगह पे अच्छा लगेगा, लेकिन यही 100 जब मैं पार्टनरशिप पे ले आऊंगा तब आपको अच्छा नहीं लगेगा, तब एक्स भी अच्छा नहीं लगेगा, तब आपको वही अच्छा लगेगा जो 11th-12th में पढ़ा है, अलग, समथिंग डिफरेंट। बताऊंगा ना, रेशियोज में आएंगे हम लोग तब बताऊंगा मैं, वहां पर आपको कुछ और याद आएगा। इट इज नथिंग कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है, जस्ट आदत पढ़ा दी गई है, 11th-12th में हमारे खून में डाल दिया गया ये सब चीजों को, ऐसा आदत पड़ गई कि हमको कुछ और अच्छा लगता ही नहीं आज के डेट में, ये है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो एनीवेज, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि भाई एज अ सीए स्टूडेंट वी शुड नो वैरायटीज। ओके, चल अब मैं और लिख रहा हूं, यहां पे लिखिए आप लोग, यहां पर प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अच्छा, एग्जामिनेशन में ऐसा नाम नहीं दिया रहेगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन, एग्जामिनेशन में सिर्फ दिया रहेगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, मैं भी ऐसे लिख देता हूं अभी, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट है मान के चलो 4,80,000 रुपए। ठीक है, अब कमीशन इज 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग द कमीशन। ये दो तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, प्रॉफिट इज सम परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग द कमीशन, या प्रॉफिट इज सम परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग द कमीशन। ये दो तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, और आपको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा दैट इज ऑलवेज द प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आपको नहीं दिया रहता क्वेश्चन में, हालांकि घुमाने के लिए वो भी किया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको नेट प्रॉफिट डायरेक्टली दे दिया है, ये क्या है, दिस इज द प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो कैन यू टेल मी नाउ हाउ मच विल बी कमीशन? ये इजी है, करो कैलकुलेट एंड बताओ मुझे। आई होप सब लोगों ने ध्यान दिया मैंने क्या कहा। नेट प्रॉफिट जो दिया है दैट इज व्हाट, दैट इज द प्रॉफिट बिफोर कमीशन।
43636 सबका आ रहा है सेम? एवरीवन? किसी का अलग आ रहा है आंसर? पक्का? कोई भी नहीं, किसी का अलग आंसर आ रहा है? ठीक है, पक्का? सर इतना क्यों पूछ रहे हो, अभी हमको भी मन में शक आ रहा है। ठीक है, चलो पढ़ो जरा आराम से, क्वेश्चन को पढ़ो। क्या दिया है? नेट प्रॉफिट क्या है? एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रॉफिट। अच्छा, कमीशन इज 10% ऑफ प्रॉफिट। समझ रहे हो इंस्टीट्यूट क्या करता है? ठीक है, दिस इज व्हाट इंस्टीट्यूट डज। इंस्टीट्यूट कभी कभी हार्ड पूछता है, जैसे पिछले एग्जाम में तो मैं कहूंगा यही हुआ, क्वेश्चंस हार्ड पूछता है, तो एज अ रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाते हैं। नहीं यार, हार्ड पूछेगा, हार्ड पूछेगा, हार्ड पूछेगा। अब पूछ लिया कुछ तो भी इजी, ठीक है, एकदम इजी पूछ लिया तो गए काम से। आई विल टेल यू वन थिंग, एक बार, मतलब सीए फाउंडेशन की बात नहीं है, आगे हायर लेवल्स की बात है, लेकिन एक बार इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन वाज फॉर 12 मार्क्स, 12 मार्क, ठीक है। क्वेश्चन का साइज था 1.5 पेज, 1.5 पेज। सॉल्यूशन कितना होना चाहिए बताइए? 12 मार्क, 1.5 पेजेस। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था 1.5 लाइन का, 1.5 लाइन, ठीक है। उसमें 1.5 पेज भर के इंफॉर्मेशन दी है प्लस माइनस करने के लिए, 1.5 पेज भर के फिगर्स दिए हुए हैं, लेकिन आंसर वाज 1.5 लाइन का। द क्वेश्चन जो मैं आपको रेफर कर रहा हूं, दिस वाज ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में 1.5 पेज भर के उन्होंने अलग अलग इनकम वगैरह दे दिए, ठीक है, और उसमें टैक्स लगेगा कितना वो कैलकुलेट करने के लिए बोले। अब वो पूरा पेज भर के एग्जम्प्ट इनकम दे दिए थे, ठीक है। अब लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो एग्जम्प्ट है। लोगों ने क्या किया, 1.5 पेज का क्वेश्चन है, 12 मार्क है यार, तो सबको टैक्सेबल करके कैलकुलेशन करके आ गए। लोगों ने आधा घंटे के ऊपर लगाए, उसमें लिखना था सिर्फ 1.5 लाइन, सबके मार्क्स भी गए, पेपर भी छूटा, और ऐसा हुआ। तो ऐसा होता है आईसीएआई, ये आपके साइकोलॉजी के साथ खेलता है, ओके। अब यहां पर क्या हो गया, दिस वाज जस्ट अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, दिस वाज अ सुपर सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ था ही नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन था, लेकिन क्या हो गया, साइकोलॉजिकली हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ, हमने गलत कैलकुलेट कर लिया, सीधा होते हुए भी गलत कर लिया। तो यही सीखना है हमें, इसका ध्यान रखना है, ओके। ध्यान में रहेगा, लिख के रख लो वहां पे, आगे चल के रिवाइज करते हुए यहाँ पे स्पेशल मार्किंग करके रखो कि आगे चल के यहां पे ध्यान जाए। कमीशन इज सीधा सीधा 10% ऑफ 4,80,000, दैट इज इक्वल टू 48,000। देयरफॉर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज 4,80,000 माइनस 48,000, यानी कितना, 4,32,000। अब इस सिचुएशन में एक चीज और बता दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। कमीशन की एंट्री पास की जाएगी 48,000 से, लेकिन कैपिटल में जो प्रॉफिट ऐड होगा ये कितना होगा, ये होगा 4,32,000। कैपिटल में कौन सा प्रॉफिट ऐड होगा, कैपिटल में 4 लाख। यही होता है गलती, देखो हमने कमीशन की एंट्री कर दी 48,000, एडजस्टमेंट में कमीशन दिखा, अपन ने उसका कर दिया एडजस्टमेंट, लेकिन गलती से हम लोग उसको पीएनएल में एडजस्ट करना कई बार भूल जाते हैं, और कैपिटल में हम लोग 4,80,000 ऐड कर देते हैं। कौन सा, 10% ऑफ 480 कैसे, ठीक है। देखो नेट प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन है ये, राइट। कमीशन कितना है, 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी 10% ऑफ 4,80,000। तो 10% ऑफ 4,80,000 कितना होगा, एग्जैक्टली मैं तो वही तो कह रहा हूं, मैं इतने देर से वही तो कह रहा हूं। आप लोगों ने जो कैलकुलेट किया वो गलत कैलकुलेट किया, वही कह रहा हूं मैं। आपने क्या किया, आप लोगों ने ऐसा एज्यूम कर लिया कि इट इज 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, वो नहीं है, इट इज 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो आपको सबसे पहले यहां पे ये देख लेना है कि इट इज बिफोर कमीशन कि आफ्टर कमीशन।
what will be given to you in the examination will always be the profit before commission. तो आपको सिर्फ ये देख लेना है कि कमीशन इज बिफोर कमीशन और आफ्टर कमीशन. इफ इट इज बिफोर कमीशन तो सीधा सीधा है, सीधे सीधे प्रॉफिट का 10%. बट इफ इट इज आफ्टर कमीशन तो ये मुंह वाला है. मुंह वाला मतलब एमयू वाला. जमा. सो दिस वॉज द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स. ठीक है. अब इसके अलावा हम लोग बाकी है हमारा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स. ठीक है, जिसमें और भी कुछ ग्रुपिंग सीखना है हम लोगों को, बाकी कुछ नया नहीं है उसमें. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. तो वो देखना है अपने को, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं. ठीक है. सो मैं ये मॉड्यूल में आ गया हूं. मॉड्यूल में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इल्लू क्रमांक 2, इलस्ट्रेशन 2. सर 1 क्यों नहीं? मॉड्यूल है ये. क्वेश्चन नंबर 1 में हमेशा अटैक ही करता है. गेटिंग मी? तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग बाद में आएंगे. ठीक है, ये उनका हमेशा का स्टाइल है. क्वेश्चन नंबर 1 को ऐसा खतरनाक डालेंगे कि भैया जो बंदा बड़ी मुश्किल से कुछ समझ गया था, अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के और कंफ्यूज हो जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा अलर्ट रहना, बाद में देखेंगे उसको. क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसे सॉल्व नहीं करेंगे अपन, इसको सिर्फ देख लेंगे. ठीक है, सब लोग सिर्फ ऑब्जर्व करो और देखते चलो. सबसे पहले मुझे क्या क्या दिया वहां पे इलस्ट्रेशन 2 में? ओपनिंग इन्वेंट्री दिया 1 लाख. ये ओपनिंग इन्वेंट्री कहां से आता है? लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है. राइट, लास्ट ईयर का क्लोजिंग एंट्री पास किया था, जब उसका ओपनिंग एंट्री पास किया तो वो ओपनिंग इन्वेंट्री करके आ गया. ओके ओके. परचेजेस दिख रहा है, कैरेज इनवर्ट दिख रहा है, वेजेस दिख रहा है. कहना इसे कि ये सारे के सारे हिस्टोरिकल कॉस्ट का हिस्सा है. यस. सेल्स, रिटर्न इनवर्ट. रिटर्न इनवर्ट कौन सा है यार? रिटर्न इनवर्ट यानी सेल्स रिटर्न की परचेज रिटर्न? सेल्स रिटर्न की परचेज रिटर्न? सेल्स रिटर्न. रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न. क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख. फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो एंड पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ मेसेस एबीसी ट्रेडर्स. अब अगर ये सेम क्वेश्चन उठा के पूछ लिया तो आपको कम से कम 10 मार्क के लिए पूछेगा. ऐसा पूछा भी है. ठीक है, 10 मार्क के लिए पूछेगा. अब हमारा क्या होता है सिचुएशन? हम 3 घंटे में दिमाग में लगा होता है वायरस. हम देखते हैं फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग. ओपे सिंपल, क्या इजी क्वेश्चन आया, ट्रेडिंग बनाने बोला है, इतने से ट्रेडिंग बना लिया और अपन खुशी खुशी घर आ गए. 10 मार्क पक्के. अरे भाई आगे क्या लिखा था वो भी पढ़ना है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये पढ़े ही नहीं अपन ने. सिर्फ ट्रेडिंग बना के अगर आओगे मिलेंगे मार्क्स, मे बी 2 मार्क आउट ऑफ 10. तो पूछा क्या था? मेन मेहनत इस क्वेश्चन में कहां है? जर्नल में. ट्रेडिंग तो छटाक भर का है, बाकी तो मेन तो जर्नल है ना. ठीक है, दे आर टेस्टिंग यू ऑन द जर्नल एंट्रीज इन दिस क्वेश्चन. उनका एक इंटेंशन होता है कि मेरे को देखना है कि आप क्या जानते हो. तो जो मेन इंटेंशन होता है उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स देते हैं वो. ठीक है, तो चलो भैया ट्रेडिंग तो बना ही लोगे आप लोग, उसमें मुझे कोई शक नहीं है. जर्नल एंट्रीज देखते हैं. सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री कैरीज विच बैलेंस? इमेजिन करो, विजुअलाइज करो. ओपनिंग इन्वेंट्री कैरीज डेबिट बैलेंस. उसको क्लोज करना है, क्या करूंगा? ओपनिंग इन्वेंट्री क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. बराबर. एंट्री क्या होगा? ट्रेडिंग डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री. ठीक है. परचेजेस क्या एंट्री पास करोगे? उससे पहले कोई एंट्री पास करना है क्या? क्या? सबसे पहले कॉन्ट्रा एंट्रीज. कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कॉन्ट्रा अकाउंट्स को क्लोज करते हैं हम लोग. कॉन्ट्रा अकाउंट कौन सा है जरा सोच के बताना. परचेज. और परचेज का कॉन्ट्रा अकाउंट कौन सा है? परचेज रिटर्न. सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट कौन सा है? तो पहले मैंने परचेज रिटर्न क्लोज करना चाहिए. राइट. तो रिटर्न इन आउटवर्ड कितना बैलेंस दिख रहा है? इसे ट्रांसफर. रिटर्न आउटवर्ड कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. क्लोज करना है, क्या करूं? डेबिट. रिटर्न आउटवर्ड डेबिट टू परचेज. रिटर्न आउटवर्ड डेबिट टू परचेज. इसी तरह से रिटर्न इनवर्ड डेबिट टू सेल्स. नहीं, सेल्स टू. इमेजिन करो, पहले विजुअलाइज करो. रिटर्न इनवर्ड में कौन सा बैलेंस है? डेबिट की क्रेडिट? रिटर्न इनवर्ड में डेबिट बैलेंस है, तो रिटर्न इनवर्ड को करना होगा क्रेडिट और सेल्स को करना होगा डेबिट. करेक्ट.
चलो ठीक है, ये पहले ओरली डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर परचेज का जो नेट बैलेंस आएगा ये क्लोज करेंगे ट्रेडिंग में। परचेज का नेट बैलेंस, परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड ट्रेडिंग विल बी डेबिटेड। सेल्स का भी नेट बैलेंस, सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड ट्रेडिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अच्छा, व्हाट अबाउट कैरेज इनवर्ड एंड वेजेस? कैरेज इनवर्ड एज वेल एज वेजेस में डेबिट पड़े हुए हैं, क्रेडिट करेंगे, और ट्रेडिंग डेबिट। ठीक है, व्हाट अबाउट क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, अब ट्रेडिंग बन रहा है इसलिए टू ट्रेडिंग। ठीक है, ओके चलो अपन जर्नल एंट्री देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या किया, रिटर्न आउटवर्ड टू परचेज, ठीक है। दूसरा क्या किया, सेल्स टू रिटर्न इनवर्ड। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, कॉन्ट्रा अकाउंट्स क्लोज किए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, कौन सा बैलेंस, नेट बैलेंस। जरा ध्यान से, सेल्स का बैलेंस देखो कितना था, 11 लाख, इसमें से 1 लाख माइनस किया, 10 लाख ट्रांसफर किया गया है ट्रेडिंग में, ठीक है। इसी तरह से अब ट्रेडिंग में बाकी सब इन्होंने कंबाइन एंट्री पास कर दिया। मॉड्यूल को इस तरह से कंबाइन एंट्री पास करने की आदत है। आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप कंबाइन एंट्री पास करो, अगर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है अलग अलग एंट्री पास करो, उससे कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, ठीक है। कंबाइन एंट्री के चक्कर में बहुत सारे जन गलती करके आ जाते, ये नहीं करना, ठीक है। तो देखो अभी ओपनिंग इन्वेंट्री एज इट इज, परचेजेस देखना, ओपनिंग इन्वेंट्री एज इट इज है, लेकिन परचेजेस कितना था 672, इसमें से 72 माइनस किया, कितना बचा 6 लाख, ठीक है। अरे ठीक है, 6 लाख। वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ये सब माइनस किया। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग का जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये बैलेंस हमें मिलेगा यहां से ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से, ये बचा ग्रॉस प्रॉफिट। इसकी एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। आज मॉड्यूल ने सुधार लिया है, इसके पहले कभी लिखा करता था ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, ठीक है, लेकिन अभी ये सुधार दिया गया है। जमा गया, कर पाओगे इसको, अब इसके मार्क्स आने चाहिए भैया, ओके। अब इसी तरह से पीएनएल देखते हैं। पीएनएल में एक बार ये देखो फॉर्मेट हम लोगों ने जो सीखा हुआ है आराम से। पीएनएल में यहां पर आपको दिख रहे हैं सारे अदर या एबनॉर्मल नेचर के इनकम, जैसे डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन बैंक मतलब डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, अगर कोई रेंट वगैरह मिला तो शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, एनी एबनॉर्मल गेन, ये सब चीजें यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। डेबिट में क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे हैं, ठीक है। मेंटेनेंस से रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हो सकते हैं, गेटिंग मी, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस हो सकते हैं। देखा ये हमने पीएनएल के फॉर्मेट में, राइट। हम लोगों ने पीएनएल का फॉर्मेट नहीं, पीएनएल का लॉजिक देखा, राइट। ये फॉर्मेट दिया हुआ है यहां पे। अब क्वेश्चन में आ रहा हूं मैं सीधा, अपने ऑलरेडी ये क्लोजिंग एंट्रीज पड़े हुए हैं, इसलिए सीधा क्वेश्चन में आ रहा हूं। इल्लू 3, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसेस ऑफ सो एंड सो, ये दिया हुआ है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000, एंट्री क्या होगी बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी की एंट्री पीएनएल टू ग्रॉस प्रॉफिट टू सैलरी। डिस्काउंट क्रेडिट 18,000, डिस्काउंट टू पीएनएल कि पीएनएल टू डिस्काउंट, ये डिस्काउंट में ऑलरेडी क्रेडिट है, क्लोज करने के लिए डिस्काउंट डेबिट पीएनएल क्रेडिट, ठीक है। डिस्काउंट डेबिट पीएनएल टू डिस्काउंट, ठीक है। बैड डेट्स पीएनएल टू बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, लीगल चार्जेस पीएनएल टू लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस पीएनएल टू कंसल्टेंसी फीस, ऑडिट फीस सब सेम बराबर, ये सब के सब ऐसे ही आएंगे। हो गया इजी अभी, ओके। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये सब आया तो आप सिर्फ अकाउंट बनाओगे नहीं, जर्नल एंट्रीज भी बराबर लिख के आओगे और इसके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है, ओके। ये भी हो गया, देख लो ये पूरा, अब देखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है। अब इसके बाद मॉड्यूल में एडजस्टमेंट शुरू किया अपन, सीधा जंप करके आते हैं। ये अपन ने
देख लिया था, अपन सीधा आ जाते हैं बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में। हाँ, ये एक और ट्रेडिंग पीएनएल वाला ही है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। सी वांचू सॉरी वांचू, ठीक है। तो सी वांचू का एक ट्रायल बैलेंस है हमारे सामने। अपने को क्या पूछा है, क्लोजिंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ठीक है। चलो एक एक करके अगर अपन देखें, क्लोजिंग एंट्रीज यानी हमको सिर्फ उन अकाउंट्स को देखना है जिन्हें क्लोज करना है, ठीक है, ओके, क्योंकि ट्रेडिंग पीएनएल पूछा हुआ है, ठीक है, और बाकी तो कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो एक काम करते, लिख के रखते हैं, कैपिटल इज पर्सनल, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अगर ओपनिंग है ट्रीट दैट एज नॉमिनल बिकॉज दैट इज टू बी क्लोज्ड, ठीक है। कैश इन हैंड रियल, मशीन रियल, परचेज नॉमिनल, वेजेस नॉमिनल, सैलरीज नॉमिनल। अच्छा, इसके बाजू में ये भी लिख के रख देते हैं, परचेज ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, सैलरीज पीएनएल, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल पीएनएल, डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल पीएनएल, सुंदरी ऑफिस एक्सपेंसेस नॉमिनल पीएनएल, सेल्स नॉमिनल ट्रेडिंग, सम्स ओइंग बाय कस्टमर, ये क्या है रे भाई, ये डेटर्स है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, ट्रेड पेबल ये क्रेडिटर्स है, पर्सनल अकाउंट, दैट्स इट, ठीक है। अब इन सब की एंट्री पास करनी है, तो मैं सबसे पहले ट्रेडिंग में ट्रांसफर करूंगा। ये यहाँ पे कोई डिस्काउंट रिटर्न तो दिख नहीं रहा है, तो ये और ये तीन जाएंगे ट्रेडिंग में। परचेस का क्या होगा, और हाँ इन्वेंट्री, करेक्ट, इन्वेंट्री भी, ठीक है। तो इन्वेंट्री का एंट्री क्या होगा, ट्रेडिंग टू इन्वेंट्री। परचेस का एंट्री क्या होगा, ट्रेडिंग टू परचेज। वेजेस का क्या होगा, ट्रेडिंग टू वेजेस। सेल्स का क्या होगा, सेल्स टू ट्रेडिंग, ठीक है। अब एक एक करके ये देखते हैं, पीएनएल वाले। सैलरी का क्या होगा, पीएनएल टू सैलरी। डिस्काउंट अलाउड, पीएनएल टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड टू पीएनएल। सुंदरी ऑफिस एक्सपेंसेस, पीएनएल टू सुंदरी ऑफिस एक्सपेंसेस। बस इतना ही है, ठीक है, सारे एंट्री हो गए। ये लिखने पड़ते हैं, लिखने में टाइम लगता है, लेकिन आ गया दिमाग में, ओके। बाकी मुझे बताइए कि इसका क्या करेंगे, क्या करेंगे इसका, इसका एक अलग से एंट्री पास करेंगे एडजस्टमेंट में। क्या एंट्री होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर। इससे ट्रेडिंग का बैलेंस आएगा, वो बैलेंस का एंट्री क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस आएगा, उसका एंट्री क्या होगा, हाँ, तो एंट्री क्या होगा, उसके पहले एक होगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। पहले ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट में ट्रांसफर करोगे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट टू पीएनएल, करेक्ट, ओके। फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल का जो बैलेंस बचेगा उसकी क्या एंट्री होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, और फिर फाइनली नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, ठीक है। अब ये सब होने के बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या 10 लाख ही रहेगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताइए फाइनल मेरा क्लोजिंग एंट्री क्या होगा, फाइनल कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एंट्री क्या होगा, बताइए, सोच समझ के। कौन से अकाउंट डेबिट होंगे, कौन से अकाउंट क्रेडिट होंगे, कुछ बताया था जो कैरी फॉरवर्ड करने होते हैं। जो अकाउंट डेबिट बैलेंस है उनको क्या करेंगे, क्रेडिट। जो अकाउंट्स क्रेडिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं वो डेबिट। तो आपको सबसे पहले देखना है क्रेडिट वाले कौन से अकाउंट्स हैं, इनको डेबिट करना है। तो कौन से अकाउंट को डेबिट करोगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट और ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश इन हैंड अकाउंट क्रेडिट, मशीन क्रेडिट, इसी तरह से डेटर्स क्रेडिट, और एक अकाउंट क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट जमा। ये ऐसे पूरे जर्नल एंट्रीज होंगे। खैर यहां पर ये सारे इन्होंने लिख के रखे हैं, फुर्सत में एक बार देखना है इसको, ठीक है। इधर सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल ही पूछा था, अपन ने बैलेंस शीट का भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब लास्ट एक देख लेते हैं जल्दी से बैलेंस शीट का। ये देखो भैया,
ये लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ परमानेंस, पढ़ा है क्या अपन ने ऐसा कुछ? ये सिलेबस में है, ठीक है? ऐसा नहीं सोचने का कि सर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे, ये सब सिलेबस में है। ओके, वो अलग बात है कि मैक्सिमम जनता पढ़ते ही नहीं है। मॉड्यूल को सब मान जरूर देते हैं, लेकिन मॉड्यूल में लिखा हुआ चीज पढ़ते क्यों नहीं है, ये मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो आधी जनता यही बोल के बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया यार, बहुत हार्ड पूछ लिया यार। अरे कहां आउट ऑफ हार्ड पूछ रहे हैं यार, सब मॉड्यूल में है, बस पढ़ के जाना है और कुछ नहीं। ठीक है, कई बार हम लोग ना अननेसेसरीली इंस्टीट्यूट पे ब्लेम डाल देते हैं, गलती हमारी भी होती है। ओके, चलो अब ये वाला क्वेश्चन, गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अपने को बैलेंस शीट बनाने का है। ठीक है, तो आराम से जरा इसको देख लेते हैं एक बार। एंट्री क्या होगा बताइए, एक एक करके। डेबिट क्या होगा, एक एक करके बताओ। कैपिटल देखते ही ना दिमाग में एक बात आना चाहिए, क्या आना चाहिए? कॉन्ट्रा अकाउंट है क्या, है ना? कॉन्ट्रा अकाउंट में एक हो सकता है ड्रॉइंग्स, लेकिन एक और हो सकता है नेट प्रॉफिट। तो एक बार देखो यहां पे कहीं दिख रहा है क्या, ये अगले पेज में दिख रहा है क्या ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट? पहले तो फिर क्या क्लोज करना पड़ेगा, ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट। तो मेरा पहला एंट्री क्या होगा, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सिमिलरली ड्रॉइंग्स टू कैपिटल, ड्रॉइंग्स में कौन सा बैलेंस है? कैपिटल टू ड्रॉइंग्स। ठीक है, इससे कैपिटल का बैलेंस बदलेगा, कोई बता सकता है कितना होगा? देखो कैपिटल का बैलेंस था 7 लाख, नेट प्रॉफिट 1 लाख, ड्रॉइंग्स 60,000, कितना होगा बैलेंस? 7,40,000। ठीक है, तो 7,40,000 से कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन सा अकाउंट डेबिट? 14% टर्म लोन अकाउंट डेबिट बाय 4 lakhs, लोन फ्रॉम मिसेस डी एंड कंपनी डेबिट 4,60,000। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग? जिनमें क्रेडिट बैलेंसेस है इनको कर रहे हैं डेबिट। ठीक है, अगला ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, नेट प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, बस इतना ही है। अब टू लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, टू ट्रेड रिसीवेबल 420, टू कैश इन हैंड 20,000, टू इन्वेंटरीज इन ट्रेड 6 लाख, टू फर्नीचर 2 लाख, टू एडवांस टू सप्लायर 1 लाख, ड्रॉइंग्स हो गया। ठीक है, लास्ट एग्जाम में भी आपको जर्नल एंट्रीज पूछा गया था। ठीक है, एक बार से सोच के देखो क्वेश्चन हार्ड था कि इजी था? ओके, यस, हाँ। अब सोच के देखो लास्ट, अगर मैं सीरियसली बता रहा हूं, ये अपना पूरा खत्म हो जाने देना, एक बार सारे चैप्टर्स हो जाने दो, जितने चैप्टर हो गए उतने ही चैप्टर के लास्ट टाइम वाले क्वेश्चंस एक बार देख लेना आप लोग, और ये सोच के देखो कि यार अगर ये चीज अपने को पहले मालूम होता तो आपने वहां पे कितना ज्यादा स्कोर किया होता। सोच के देखो एक बार, 80 क्रॉस नहीं हुआ होता तो क्या मुझे बताओ, आराम से आपका 80 क्रॉस हो सकता था, आराम से। ठीक है, जो हो गया, अभी सीख लिया। ठीक है, अब की बार हम लोगों को क्रॉस करने का 80, अब की बार 80 पार, 80 क्या 90 पार, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस लगेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। लेट मी टेल यू, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। रेक्टिफिकेशन के पूरे क्वेश्चंस जो मैंने भेजे थे, कितने जनों ने पूरे सॉल्व कर लिया अभी तक? अभी तक एक ही हाथ उठेगा जहां तक मैं जानता हूं। तो यही तो मैं कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं होता स्कोर, सीखने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके स्कोर करोगे। अब तक तो नहीं हो रहा है स्कोर। ओके, स्कोर करने के लिए सबको प्रैक्टिस करना होगा। एक जन जिसने हाथ उठाया है उसका कब कंप्लीट हो चुका है ये मैं जानता हूं, आज से बहुत पहले। ठीक है, शी इज डिटरमिन्ड कि उसको स्कोर करना है, लेकिन मुझे वो डिटर्मिनेशन बाकी जनों में नजर अभी तक नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है। ओके, अगर आपको सच में स्कोर करना है, आपकी नींद हराम हो जानी चाहिए कि जब तक मेरा ये कंप्लीट नहीं होता है ना, तब तक मेरे को नींद नहीं आएगी, अगर सच में स्कोर करना है तो। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करो। बाकी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को सारे वैरायटीज प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं मुझे बताओ, एक लॉजिक छोड़ रहा हूं मैं क्लास में? हर एक लॉजिक को कवर अप कर रहा हूं और प्रैक्टिस करने के लिए संपूर्ण क्वेश्चंस भी दे रहा हूं, सब चीजें दे रहा हूं।
अब आपको प्रैक्टिस करना है। अगर ये चीज कर लिया, लास्ट स्टेप, ओनली लास्ट स्टेप, ये एक चीज कर लिया तो भाई स्कोर करके आ जाओगे गारंटीड। 80 क्रॉस करोगे ही करोगे आप। लेकिन ये एक चीज की वजह से यार वो 80 की जगह 60, 50, 40 ऐसा अगर आ गया तो अच्छा लगेगा। ये सोच लो यार, आपको मेहनत जरूर करनी है। ये मेहनत कर लोगे तो कर लोगे यार आप लोगों को मंजिल हासिल। तो ये मेहनत कर लो, इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो, ठीक है। चलो एनीवेज बैलेंस शीट यहां पे बना हुआ है, ठीक है। चलो तो ये हो गया अपना, ये थोड़ा सा जो अपने को प्रैक्टिस करना था। अब मैं एक छोटा सा चीज और बताता हूं, एंड दैट इज अबाउट COGS। COGS को लेके अपने को कई बार कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। समझ लो इस बात को क्या होता है, ठीक है। देखो भाई, हम लोग जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट इज द कंपैरिजन ऑफ सेल्स विद द कॉस्ट, ठीक है। अब जब मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूं, समझ रहे हो बात को, ये मैच होना चाहिए, करेक्ट। ये अगर मैच नहीं हुआ तो सही नहीं होगा। लेकिन मैच करने के लिए प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास दो अलग अलग तरह के कॉस्ट है। मेरे पास दो अलग अलग तरह के कॉस्ट है। एक वो जो यूनिट्स लेवल पे मैच होता है, और दूसरा वो जिनका यूनिट से कोई लेना देना है ही नहीं। समझ रहे हो बात को। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे कहता हूं, मेरे लिए अगर मुझे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मैं सेल्स की जगह पकड़ूंगा फीस। समझ रहे हो बात को, फीस। अब वो फीस टोटल में कितने जनों का काउंट करूंगा, जितने जन यहां पे बैठे हुए उतने जनों का फीस काउंट करूंगा। ऐसा तो नहीं कि पूरे प्रेस्टीज पॉइंट के लोगों का मैं फीस काउंट कर लूंगा, भाई वो मेरे जेब में थोड़ी ना आ रहा है। गेटिंग मी। तो आई विल कैलकुलेट ओनली जितने जन यहां पे बैठे हुए हो इतने जनों का फीस मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा, दैट विल बी सेल्स, ठीक है। अब कॉस्ट में कहना ऐसे कि मेरे अलग अलग तरह के कॉस्ट है। एक कॉस्ट में कह रहा हूं नोट्स। नोट्स का कॉस्ट उतने ही जनों के लिए लग रहा है जितने जन यहां पे बैठे हुए हो, बराबर। तो नोट्स कॉस्ट इज यूनिट्स लेवल कॉस्ट, ठीक है। ये क्लासरूम को मैंने रेंट पे लिया है। क्या यहां पर इस क्लासरूम का रेंट लैंडलॉर्ड को मैं ऐसे बोलूंगा, सर जी अभी 100 बच्चे आए हैं, मैं 100 बच्चों का देता हूं सर। सर अभी 200 बच्चे आए हैं, 200 तक देता हूं सर। सर अभी 2 ही बच्चे हैं ना तो मैं आपको 2 ही बच्चों का रेंट देता हूं। ऐसा होता है कि यार ये तो देना ही पड़ेगा, जितना फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है, बच्चों पे कोई लेना देना है ही नहीं। सो इज इट प्रोडक्ट लेवल, इज इट यूनिट लेवल? नो, इट इज अ पीरियोडिक कॉस्ट. So when you apply matching, costs are having two different nature. इकोनॉमिक्स में इसी को आप देखते हो, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। कुछ समझ में आ रहा है? तो कॉस्ट में मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में मैं लिख रहा हूं अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, चलिए अब जब मैं गुड्स की बात कर रहा हूं तो गुड्स में अपन अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। अपन बनाते हैं ओपनिंग स्टॉक, अपन बनाते हैं परचेजेस, ठीक है, माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। अपन बनाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कहना ऐसे कि ये सब के सब गुड्स के ही अकाउंट है। इसके अलावा कुछ और भी अकाउंट्स बन सकते हैं, लेकिन वो अकाउंट अल्टीमेटली परचेज में एडजस्ट हो जाते हैं, जैसे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, ये परचेज में एडजस्ट हो जाते हैं, बराबर। तो ये मेन 3 अकाउंट्स हो गए हमारे, करेक्ट। अब ये 3 अकाउंट में इसका होता है डेबिट बैलेंस, इसका भी होता है डेबिट बैलेंस, इसका भी होता है डेबिट बैलेंस। लेकिन कुछ याद है आपको, क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग में क्रेडिट करते हैं, करेक्ट। सो अल्टीमेटली ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, opening stock is basically cost of last year's leftover goods. Okay, cost of last year's leftover goods, जो पिछले साल मेरे पास थे तो सही लेकिन बिके नहीं, ये वो वाले कॉस्ट है, ठीक है। परचेजेस मतलब कॉस्ट ऑफ करंट ईयर्स गुड्स, ओके, करंट ईयर्स गुड्स। ये पिछले साल वाले गुड्स है, ये इस साल वाले गुड्स है, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये परचेज लिखा, दिस इज ओनली द बिल अमाउंट, ठीक है।
एज अ रिजल्ट मैं यहां ऐड करता हूं कुछ और कॉस्ट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिसमें आ जाता है कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड या वेजेस, ऐसे अलग अलग नाम आ जाते हैं. व्हाट आर दीज? दीज आर, मैं शॉर्ट में कहूंगा, इनवर्ड कॉस्ट. ये क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि मुझे गुड्स का हिस्टोरिकल कॉस्ट पता करना है. ठीक है, तो ये मिला के हुआ करंट कॉस्ट. ये पहला वाला क्या है? लास्ट ईयर्स कॉस्ट. ये सब मिला के क्या हो गया? करंट कॉस्ट. ठीक है, तो ये दोनों को जब, ये सब को जब मैं ऐड करता हूं, व्हाट आई गेट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स. लेकिन दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स. इसी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. बात को समझो, अगर मेरे पास पहले से 1000 यूनिट्स थे और मैंने और 9000 यूनिट्स खरीदे, जिनको अपने पास लाने के लिए मुझे कुछ कैरेज, फ्रेट और वेजेस देना पड़ा, तो भैया ये सब जो खर्चा किया है, ये कितने गुड्स के लिए किया है? 10,000 गुड्स के लिए किया है. तो ये मेरे पास बेचने के लिए अवेलेबल है. मेरे पास इतने गुड्स है दुकान में बेचने के लिए, इनका कॉस्ट मुझे पता चल गया. अब इसमें से कुछ बिकेंगे और कुछ नहीं बिकेंगे. मुझे कौन सा चाहिए यहां पर? मुझे वही वाला कॉस्ट चाहिए जो बिक गए. करेक्ट, मैचिंग होगा तभी. तो इसलिए मुझे यहां से माइनस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये क्या है? दिस इज द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स. ठीक है, तो तब जाके मैं जो पहुंचूंगा, ये क्या बचेगा? दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी हैव सोल्ड. कुछ समझ में आ रहा है? अब इसका फॉर्मूला रट्टा मारा हुआ रहता है, मस्त रट्टा मार सकते हैं. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मस्त अपन रट्टा मार सकते हैं. लेकिन इसका लॉजिक भी एक बार समझना मेरे ख्याल से तो जरूरी है. बाकी आपके ऊपर है, आप लोग क्या समझना चाहते हो. नहीं, मेरे ख्याल से जरूरी है. मुझे नींद अच्छी आएगी ये सोच के कि मैंने लॉजिक क्लास में बताया है. बाकी आपके ऊपर, अब तुम्हारे हवाले सीओजीएस साथियों. ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंस्टीट्यूट घुमाने की कोशिश करता है. ठीक है, तो ये समझना मेरे हिसाब से जरूरी है. ठीक है, आम जनता ये नहीं मानते. इंडिया में मैक्सिमम जन यूट्यूब में चले जाओ, ज्यादातर जगह पे अपने को ऐसे शॉर्टकट्स दिख जाएंगे अपने को कि ऐसा ऐसा करके जाने का. अरे यार क्या दिमाग लगाने का, ऐसा कर लेने का, खत्म. ठीक है, अपने को भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये जानना जरूरी है. तो इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो. ठीक है, बाकी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ये पीरियोडिक लेवल पे लिखे जाते हैं. करेक्ट, ये 12 महीने का लिखना है. इसका गुड्स से कोई लेना देना नहीं है. रेंट 12 महीने का, सैलरी 12 महीने का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 12 महीने का, इनका गुड्स से कोई लेना देना नहीं होता है. सिर्फ गुड्स के केस में हमें कैलकुलेट करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो हाउ विल यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस फ्रेट प्लस वेजेस, गेटिंग मी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओके, या इसी को मैं शॉर्ट में कहूंगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस इनवर्ड कॉस्ट. इनवर्ड कॉस्ट बोलती दिमाग में आ गया, एनी इनवर्ड थिंग, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये सब, माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन में ये इनवर्ड कॉस्ट दिए ही नहीं रहते. अगर नहीं दिए तो सीधा सीधा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, खत्म. जमा. लिखूं टाकू, शुरू से दिखा रहा हूं मैं. गुड्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. जो नहीं समझ में आ रहा पूछ लेना, गलत मत लिखना.
ओके चलो, हो गया लिखना? ओके एक चीज और अपने को इंस्टीट्यूट एक चीज थोड़ा सा एडवांस लेवल का पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है? ये थोड़ा सा 12th लेवल में भी हो चुका है, इसलिए शायद पूछ लेता है कुछ लोगों का। और वो क्या है कि दे आस्क क्वेश्चंस ऑन रेशियोज, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है? मैं ट्रेडिंग अकाउंट में यहां लिख देता हूं सेल्स। सेल्स में से मैं क्या माइनस कर रहा हूं? सीओजीएस। तो मुझे क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट? तो सीओजीएस और सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स, इनको अगर मैं लिंक करूं तो यहां से मुझे रेशियो मिल जाता है। जैसे मान के चलो ये 500 रुपए है, ये 400 रुपए है और ये 100 रुपए है, मान लो ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई विल कैलकुलेट अ सीओजीएस रेशियो। सो सीओजीएस रेशियो विल बी 400 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। कितना है देखो, कितना है? अरे यार इसके लिए कैलकुलेटर लग रहा है। 80%। एंड जीपी रेशियो इज व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ जीपी टू सेल्स विच इज 100 बाय 500। तो ये देखो कितना आ रहा है। अच्छा एक चीज सोच के देखो, अगर मैं ये तीनों की फैमिली में देख रहा हूं तो दिस हैज टू बी 100% ऑलवेज। इसमें से अगर ये 80% है तो ग्रॉस प्रॉफिट हैज टू बी 20%। ये बात समझ में आ रहा है? यानी कहीं पे भी सीओजीएस रेशियो अगर मुझे पता है तो उससे जीपी रेशियो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, या वाइस वर्सा जीपी रेशियो पता है तो सीओजीएस रेशियो का पता चल जाएगा, करेक्ट? तो सपोज मैं किसी और एग्जांपल में ऐसा कहता हूं कि जीपी रेशियो है 25%, तो इसका मतलब सीओजीएस रेशियो क्या होगा? 75%। ये आ गया दिमाग में? ओके अब कैन आई से कि इफ सपोज जीपी रेशियो ओके, या शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं जीपीआर, इट इज द रेशियो ऑफ जीपी टू सेल्स। ऐसे ही है ना? तो मैं इसी फॉर्मूला को थोड़ा इधर उधर कर दूं, ठीक है? कैन आई से दैट जीपी इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय जीपीआर, कह सकता हूं? या कैन आई से दैट सेल्स इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा? सेल्स इज इक्वल टू जीपी अपॉन जीपीआर, बराबर? तो ये सब चीजों को यूज करके इंस्टीट्यूट अपने से क्वेश्चंस पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है देखिए, मैं आपको बता रहा हूं अभी। देखो सपोज मैंने आपको दे दिया COGS, ठीक है? मैंने COGS आपको दे दिया मान लो 4,80,000, ओके? और मैंने आपको दे दिया GP रेशियो मैंने दे दिया 20%। बस मैंने इतना ही इंफॉर्मेशन दिया। कैन यू मेक द ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें सेल्स भी है, जीपी भी है, सब है? करो कैलकुलेट, बताइए सेल्स कितना, बताइए जीपी कितना? $4,80,000 का 20% निकालू क्या? $6,00,000 सेल्स, $6,00,000 सेल्स। इंस्टीट्यूट को फाइनल अकाउंट्स से लगभग हर बार क्वेश्चन पूछने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में बहुत वैरायटी है, समझ रहे हो? इसलिए फाइनल अकाउंट्स इज इंपॉर्टेंट। इसमें से लगभग कंसिस्टेंटली बेयर मिनिमम 10 मार्क के क्वेश्चन आ ही रहे, करेक्ट? $5,76,000 सेल्स और जीपी 96,000, बराबर? ओके, सो इज इट 20% ऑफ 4,80,000?
मैंने क्या कहा, जीपी रेशियो इज रिलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स. सो इज इट 20% ऑफ 480? 480 COGS कॉग्स. समझ रहे हो? तो अगर आपने 20% 480 का निकाल लिया, आप गलत कर रहे हो. ओके तो आपको करना क्या है, आपको देखना है कि GPR इज 20%, यानी COGS रेशियो इज 80%. If GP ratio is 20%, COGS ratio is 80%. ठीक है? If COGS ratio is 80%, then COGS ratio, मैं ऐसा लिखता हूं CR, COGS ratio को CR लिख रहा हूं. This is COGS divided by sales. यही है ना? तो sales should be equal to what? COGS divided by COGS ratio. तो COGS मुझे मालूम है 4,80,000. COGS रेशियो कितना है 0.8. तो सेल्स कितना होगा? कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा है इंस्टीट्यूट? ये आपको घुमाने की कोशिश करेगा इस तरह से. मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ट्राई करो अभी. अगर मान के चलो मैं आपको दे देता हूं दैट COGS रेशियो इज 75%. ठीक है? GP is 20 GP is 1,25,000. ठीक है? बताइए सेल्स कितना है? पाँच लाख. ऐसा करूं क्या, 1,25,000 का 75% निकाल लेता हूं, 93,750 प्लस 1,25,000, सेल्स होगा 2,18,750. ऐसा होगा? नहीं. एक बात याद रखना, अगर इंस्टीट्यूट ने अकाउंट्स के पेपर में एकदम बैंड बजाने लायक, एकदम सुपर अल्ट्रा सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा, तो भी मैं कहूंगा ये उनका हक है. हक है, बिल्कुल पूछेंगे वो. अकाउंट्स इज द मेन सब्जेक्ट इन CA. इसमें टफ नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे भाई? समझ रहे हो बात को? तो अपनी प्रिपरेशन उस लेवल की रखनी पड़ेगी हमें. हो सकता है इंस्टीट्यूट ना पूछे, लेकिन इतना भी कंजर्वेटिव मत हो कि चलो यार ठीक है, इंस्टीट्यूट भयंकर पूछने वाला है ऐसा मान के तैयारी करके जाओ. अगर भयंकर भी पूछा तो भी हमारे मार्क्स कटने नहीं चाहिए. ओके तो हर चीज की तैयारी हमें रखनी होगी. आ रहा है सेल्स कितना आया? कैसे कैलकुलेट किया? यस. अब अगर COGS रेशियो 75%, GP रेशियो हैज टू बी 25%. बराबर? तो GPR is the ratio of GP to sales. Therefore, sales is equal to GP upon GPR. क्या मैंने बहुत हार्ड चीज लिख दिया कुछ? हाँ, इसको यहां ले गया, इसको यहां ले आया, बहुत हार्ड कर दिया मैंने कुछ? नहीं ना. तो sales is equal to GP divided by GPR. So sales will be GP is 1,25,000, GPR is 0.25. ठीक है, आंसर आ जाएगा. कहीं जमला का? आपको मैं क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस अभी शेयर करूंगा, वो जितने भी देने वाला हूँ. ठीक है, अभी जब तक वो नहीं आ रहा, वो क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, मैं आपको वैसे ही जैसे रेक्टिफिकेशन का दिया था उसी तरह से दे दूंगा. यू गाइस कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस. ठीक है, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे दिए. ओके, इसको प्रैक्टिस करना है आपको. ओके चलो, यहाँ तक हो गया सबका?
अब जल्दी से आ जाते हैं अपन मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 1 में। 1 को स्किप किया था अपन ने, ये आप लोगों को करना है अभी। हाँ, मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला। लेट अस सी, ट्रायल बैलेंस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सो एंड सो इज गिवन। आपको परचेज एंड सेल दिया, अरे परचेज एंड सेल 10 लाख एंड 12 लाख, मतलब हाँ, परचेज है 10 लाख और सेल्स है 12 लाख। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 5 लाख क्या है, 4 लाख क्रेडिटर्स। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम 7 लाख एंड 9 लाख। फिक्स्ड एसेट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 25 लाख एंड 6 लाख। कैपिटल 21 लाख, ऐसा करके दिया हुआ है। ठीक है, ओके। क्रेडिटर्स बैलेंस एज ऑन अप्रैल 1 2019 इज 3 लाख। ठीक है, ये मॉड्यूल का इल्लू नंबर 1 है। ये इंफॉर्मेशन से ये क्या पूछ रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड and amount paid to creditors during the year. 10 marks. नन्ना मुन्ना क्वेश्चन, ले 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 ले, है ना। चलिए, मैंने क्या कहा, ये मैं नहीं करने वाला, ये आपको करना है। करो ट्राई। सीओजीएस आ गया, इतना टाइम में सीओजीएस तो आ जाना चाहिए था। ओके, क्या चीज, सीओजीएस कितना, 16 lakhs। ओके, ठीक है, 12 लाख, ठीक है। $9 lakhs, ठीक है। 9 लाख, ओके। 12 लाख, चलो सीओजीएस अगर हो गया तो नेक्स्ट वाला देखो। अभी अमाउंट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स, ट्राई करो। अमाउंट पेड, नॉट टू बी पेड, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। हिंट दे देता हूं, क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होगा वो। क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होगा वो। क्या क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा दिया है कि कितना कैश परचेज है और कितना क्रेडिट परचेज है? ऐसा कुछ भी नहीं दिया है ना, लेकिन क्रेडिटर्स अकाउंट दिख रहा है ना, तो अज्यूम यही करना है कि 100% ऑफ द परचेजेस आर ऑन क्रेडिट। अब करो,
10 लाख। करो करो आराम से, लेकिन सबको ट्राई करना है, खाली नहीं बैठना है। नौ लाख। COGS बोल रहे हो कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स बोल रहे हो? COGS, अच्छा। और पेमेंट टू क्रेडिटर्स 11 लाख, ओके। 7 lakhs। पेमेंट टू क्रेडिटर्स 3 lakhs, अच्छा ठीक है। ऑल वैराइटीज, हाँ 12 लाख, 11 लाख, ठीक है। 3-4 जन बचे, वो लोग भी कर लो। हाँ, थोड़ा सा कुछ तो कैलकुलेशन रहेगा उसमें। हाँ, वो 100% क्रेडिट परचेज अज्यूम करो, बिल्कुल करो उसको। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 12 लाख, आराम से। चलो, सबका हो गया। आई होप सबको सफिशिएंट टाइम मिला सोचने के लिए। ठीक है, देखते हैं अभी। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, वो क्या देख रहे हो तुम मोबाइल में? दिस इज द सबसे बेकार चीज इन स्टडिंग। नहीं जमा, पट से सॉल्यूशन। हाँ, मैं तो प्री नर्सरी में कर लेते इसको, ठीक है। दिस इज द सबसे बेकार चीज इन लर्निंग, और ये हम सब में प्रॉब्लम है। अगर अट के पट से सॉल्यूशन, 1 सेकंड नहीं लगता सॉल्यूशन देखने को अपने को, और फिर वी आर कॉन्फिडेंट, यार मैं तो आराम से कर लूंगा। दिस इज द वर्स्ट वे ऑफ स्टडिंग, ठीक है। सॉल्यूशन देखने का ही नहीं, सॉल्यूशन को कहीं पे पैक करके रख दो, कोशिश करो, गलत होता है होने दो, गलती कर करके सीखेंगे अपन, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं देखना, ठीक है। चलो, अगर सॉल्यूशन ही दिखाना है यार, मैं आपको यहीं के यहीं मैं प्रिंट करके दे देता हूं फिर सब सॉल्यूशन। मैं क्यों आप लोगों को प्रिंट करके नहीं दे रहा हूं? इसी के लिए तो नहीं दे रहा हूं ना, समझो इस बात को। दिस इज हैविंग सम इंपॉर्टेंस। चलो, एनीवेज, तो यहां पे मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे COGS निकालना है। अब COGS का हम लोग टिपिकल फॉर्मूला जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक,
ठीक है, ये होता है। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्यों होता है। देखो ये ट्रेडिंग है, ठीक है, ट्रेडिंग के डेबिट में अगर ओपनिंग स्टॉक आया, अगर क्लोजिंग परचेजेस आया और अगर क्लोजिंग स्टॉक यहां आया, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से सीओजीएस मिलता है। ये कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। कैन आई से कि मुझे ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है, दिस इज ट्रायल बैलेंस, और क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन ऑलरेडी एडजस्टेड। तो ट्रेडिंग बनने के पहले ही अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुका है, मतलब मैंने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास कर ली है। कौन सी एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री मैंने ऑलरेडी पास कर लिया है। तो अगर मैंने ये एंट्री पास कर लिया है, क्या क्लोजिंग स्टॉक मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा, नहीं। तो अगर ये नहीं दिखेगा तो अब सीओजीएस कितना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 2 लाख प्लस परचेजेस कितना है 10 लाख, यानी सीओजीएस कितना होगा 12 लाख। यहां क्लोजिंग स्टॉक क्यों माइनस नहीं करोगे, क्योंकि यहां ये जो परचेज है दिस इज एडजस्टेड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ मॉड्यूल ने किया है। क्या हुआ है, अगर एडजस्टेड परचेज होता है तो ओपनिंग स्टॉक भी परचेज में एडजस्ट हो जाता है। इन्होंने आधा किया, इन्होंने सेमी एडजस्टेड परचेज बनाया है, ठीक है। इन्होंने ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि बात को समझो, इफ ओपनिंग स्टॉक वुड हैव बीन एडजस्टेड तो वो ट्रायल बैलेंस में दिखता ही नहीं। समझ रहे हो, अगर ओपनिंग स्टॉक को मैंने परचेज में ट्रांसफर कर दिया होता तो वो ट्रायल बैलेंस में दिखता ही नहीं। ये दिख रहा है, यानी ओपनिंग स्टॉक हैज नॉट बीन क्लोज्ड, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, यानी इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास की है। दिस इज इल्लू 1 ऑफ मॉड्यूल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की मदद से बेचारा जो अपनी मर्जी से थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा है गरीब मनुष्य, उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देते हैं ये लोग ऐसे क्वेश्चंस के सहारे, ठीक है। लेकिन जो भी है यही है और अपने को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एनीवेज, तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड, हेंस ट्रेडिंग में नहीं आएगा, एंड हेंस योर सीओजीएस विल बी ओनली ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ठीक है। दूसरी बात, मुझे परचेज अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, लेकिन क्रेडिटर्स से पहले मुझे परचेज अकाउंट बनाना है। क्यों, क्योंकि देखो परचेज में बैलेंस दिख रहा है 10 लाख, राइट। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ परचेज जो यहां पे दिख रहा है, ओके। इसके पहले मैं ऑलरेडी एक एंट्री पास कर चुका हूं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। सो क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया था 3 लाख, परचेज को क्रेडिट किया था 3 लाख। तो ये 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करने के बाद परचेजेस आ रहा है 10 लाख, यानी मेरे परचेजेस रहे होंगे 13 lakhs. Assuming that 100% of the purchases are on credit, अब मैं यहां पे बनाऊंगा क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस मुझे यहां दिया है 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस यहां मिल जाएगा 4 लाख, ठीक है। क्रेडिट परचेज की एंट्री होती परचेज टू क्रेडिटर्स, तो यहां पर आएगा परचेजेस, परचेजेस कितना है 13 लाख, 10 लाख नहीं, ठीक है। एंड हेंस मुझे अभी पता चलेगा कि हमने कितने पैसे पे किए। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, ठीक है। जमा भी, दिस वॉज इल्लू 1। कुछ समझा मैंने इसको पहले क्यों नहीं लिया था। मैंने शुरू किया था इल्लू 2 से, फिर 3 पे गए, फिर बैलेंस शीट के क्वेश्चंस तक पहुंच गए, अब आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, परचेज अकाउंट को देखो, परचेज अकाउंट का आपको जो ये बैलेंस दिया है ये ट्रायल बैलेंस में आया है, यानी दिस इज द फाइनल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ परचेज, और आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाई दे रहा है, यानी ये परचेज क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होने के बाद वाला अमाउंट है, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो आपका परचेज का बैलेंस था 10 लाख आफ्टर एडजस्टिंग 3 लाख ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी ओरिजिनल परचेज मस्ट हैव बीन 13 लाख, जिसमें से 3 लाख तो क्लोजिंग स्टॉक है, हेंस 10 लाख बचा है। क्रेडिटर्स का अकाउंट, क्रेडिटर्स के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हमें यहां पे दिया था एडजस्टमेंट में, ठीक है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट से पता चलता है, ठीक है। परचेजेस यहां से आ गया, अज्यूमिंग 100% परचेजेस आर ऑन क्रेडिट, और ये जो 4 लाख है ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स है। बैलेंसिंग फिगर इज द पेमेंट। भारी था, अच्छा खासा भारी था, ठीक है। और जरा सोच के देखो, ये क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में 10 मार्क के लिए पूछेंगे, ओके।
और एक बार सोच के देखो कितने जन इसमें गलती करके आएंगे। ठीक है, अब हो सकता है सेम पूछ लिया तो इसमें जो लोग मॉड्यूल पढ़ के गए वो लोग बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मॉड्यूल नहीं पढ़ के गए वो शायद गलती करेंगे यहां पे। ठीक है, लास्ट 3 घंटे में जनरली इतना दिमाग नहीं चलता, कुछ ना कुछ गलती कर ही देते अपन। ठीक है, इसके लिए दिमाग चले, इसके लिए सिर्फ एक ही चीज रहेगा कि इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने होंगे। अगर हम इजी क्वेश्चंस करके जाएंगे इस उम्मीद से कि नहीं यार इजी आएगा, तो भाई ICAI है। समझ रहे हो अभी क्या कह रहा हूं मैं? वो धोबी पछाड़ देगा, वो क्यों कह रहा है वो समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार सिर्फ सोच के देखो, यहां पर मैंने ट्रेडिशनल तरीके से आप लोगों को फॉर्मेट बेस ना पढ़ाते हुए आपको मैं बहुत ज्यादा गहराई में ले जा रहा हूं, मान रहे हो ये बात? लेकिन वो क्यों ले जा रहा हूं, वो अहमियत समझ रहे हो? क्यों ले जा रहा हूं? क्योंकि ICAI है भाई, वो भयंकर क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर इजी पूछ लिया किस्मत आपकी। ठीक है, तो तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर इजी आ गया तब तो अपन 100% स्कोर करके आएंगे, लेकिन अगर हार्ड आया तो भी अपना स्कोर होना चाहिए ना। ठीक है, चलो भाई, ये एक क्वेश्चन मैं करवाने वाला था लेकिन मैंने किया नहीं, तो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को आज कुछ होमवर्क दे रहा हूं। मॉड्यूल सबके पास है? सॉफ्ट कॉपी तो रहेगा ही एटलीस्ट, है ना? मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी ढूंढ ही लेंगे अपन, नहीं? चलो, तो मैं एक क्वेश्चन के पहले तक सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करने के लिए कह रहा हूं। आज घर से ट्राई करके आएंगे सब लोग। क्योंकि इनिशियली सब इजी इजी क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन नंबर 12 के पहले जितने भी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस आप लोगों का आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन से ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 12 पहला डिफिकल्ट क्वेश्चन है मॉड्यूल का, पहला नहीं दूसरा, पहला तो इल्लू बन था। ठीक है, इसके बीच में जितने क्वेश्चन है ये इजी है, और ये इल्लू 12 भी हार्ड नहीं है, लेंदी है। ये हार्ड नहीं है, ये लेंदी है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और हाँ, ये क्वेश्चन और बाकी के क्वेश्चन जो भी होमवर्क दे रहा हूं, वो क्वेश्चन को ट्राई करना है। मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन देख लिया, ये तो मेरे को आएगा। दैट इज नॉट द वे। आपको बिना सॉल्यूशन देखे लिख के देखना है। गलत होता है होने दो, नहीं तो सीखोगे कैसे? ठीक है, चलो, दैट्स इट, लेट्स स्टॉप फॉर टुडे।